Welcome everyone, welcome to our YouTube channel, and in this video we will discuss about Indian polity for NDA exam. So देखिए अभी तक हम प्रेसिडेंट के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, द एग्जीक्यूटिव हमारा जो स्टार्ट किया था हमने प्रीवियस वीडियो में. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो है वाइस प्रेसिडेंट. सो देखिए वाइस प्रेसिडेंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं पॉलिटिकल टर्म्स में. ओके कि क्या इनका क्वालिफिकेशन होता है, इलेक्शन सिस्टम है. ओके इन सब के बारे में हम स्टार्ट करते हैं. सो चलिए देखते हैं. सबसे पहली बात तो देखिए, एज पर आर्टिकल 63 देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, और वो होंगे सेकंड हाईएस्ट पर्सन इन इंडिया. ठीक है, इंडिया में सेकंड जो सिटीजन होंगे वो कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, प्रेसिडेंट. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा. इसके बाद आगे देखते हैं, हम आगे चलते हैं. अगला जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है इलेक्शन. इनके इलेक्शन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. ओके, इलेक्शन के बारे में देखिए, इनको भी इलेक्टरल कॉलेज के द्वारा ही क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है. ठीक है, इनका भी इलेक्टरल कॉलेज होता है जैसा प्रेसिडेंट का था, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होती है. वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट होते हैं इलेक्टरल कॉलेज के अंदर वो अलग है एज कंपेयर टू द वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टरल कॉलेज के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके अंदर कौन होते हैं. इलेक्टरल कॉलेज के अंदर होते हैं मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज. ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ये होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो हमारा प्रेसिडेंट के अंदर इलेक्शन में भी था. ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. क्या है भाई, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये बात ध्यान रखिएगा. यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए यहाँ पर सिर्फ बोथ हाउसेज के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन के अंदर. यहाँ पर स्टेट असेंबली या फिर दिल्ली पुडुचेरी के जो एमएलएज हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले. ठीक है, ये बात ध्यान रखिए. इस चीज़ में आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा. बाकी चीज़ें सेम है जैसा प्रेसिडेंट में वैसे ही था. बाकी इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये सब कुछ सेम है यहाँ पर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इनके क्वालिफिकेशन के बारे में. ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो तो डेफिनेट सेम ही रहेगा, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, और एज जो बोला है इन्होंने वो है 35 ईयर्स. एज जो मांगा है इन्होंने, क्या मांगा है भाई, 35 ईयर्स. एंड यस मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. एंड दूसरी बात यहां पर देखिए, राज्यसभा क्वालिफिकेशन. यहां पर राज्यसभा का मीनिंग क्या है कि वो क्वालिफाइड हो टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा. ये बात ध्यान रखिएगा. डिफरेंस क्या है यहां पर प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट के में था लोकसभा कि ही मस्ट क्वालिफाई फॉर द लोकसभा. बट यहां पर देखिए राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, बिकॉज हम आगे जब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में वो डिटेल्स पढ़ेंगे, उनकी पावर्स पढ़ेंगे, तब हमें अपने आप पता लग जाएगा कि राज्यसभा की क्वालिफिकेशन क्यों यहाँ पर पूछी गई है. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 63 में बताया गया कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का. फिर हमने इलेक्टरल कॉलेज इनका इलेक्शन किया है, क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. चलिए आगे देखते हैं. अगला जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर ही वो है टर्म्स एंड फंक्शन. देखिए टर्म्स एंड फंक्शन में सिंपल है, 5 ईयर्स के लिए इनका टर्म होता है. कितने साल के लिए इनका टर्म होता है भाई, 5 साल के लिए. ठीक है, टर्म होता है इनका 5 ईयर्स के लिए. ओके, एंड नेक्स्ट इज री इलेक्टेड. देखिए टर्म में ये री इलेक्ट हो सकते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो सकते हैं री इलेक्ट, ही कैन ऑल्सो बी री इलेक्टेड. इनको दोबारा से हम इलेक्ट कर सकते हैं. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक बार आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए या 2 बार बन गए तो आप दोबारा इलेक्ट नहीं होंगे. नहीं, आप दोबारा से इलेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. अगला हमारा जो इसके बाद है, इनकी जो पावर है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ऑफ राज्यसभा. ये बात ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के. ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इसीलिए इनका क्वालिफिकेशन राज्यसभा का यहाँ पर बताया गया है. अब यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं. अगर पूछा जाए हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो आप डायरेक्टली आंसर में टिक करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं भाई, हमारे जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, आगे देखते हैं रिमूवल। अब इनका रिमूवल कैसे हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज रिमूवल भी यहाँ पर बताया जाएगा अगर इलेक्शन बताया गया है। रिमूवल के अंदर देखिए रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, कहाँ पर भाई, ये पास किया जाएगा राज्यसभा के अंदर, कहाँ पे, राज्यसभा के अंदर, ठीक है। पास्ड बाय मेजोरिटी, और ये राज्यसभा के अंदर किससे पास होगा, मेजोरिटी से, ये बात ध्यान रखिएगा, मेजोरिटी से पास किया जाएगा। मेजोरिटी से पास करने के बाद रिजोल्यूशन मूव होगा आगे, एंड यस रिजोल्यूशन यहाँ पर पास हो गया है, एंड एग्रीड बाय, जस्ट एग्रीमेंट चाहिए, मीन्स एग्रीड बाय लोकसभा, लोकसभा इस पे एग्री कर दे, राज्यसभा इसको पास कर दे विद मेजोरिटी। देन क्या होगा इसके बाद, रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट देयर इज नो फॉर्मल इम्पीचमेंट, ऐसा जो हमारे प्रेसिडेंट के टाइम पे इम्पीचमेंट होता है वो इतना बड़ा इम्पीचमेंट नहीं है, सिंपल है, मेजोरिटी कीजिए, एग्री कर दिया लोकसभा ने, तो यस वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, ठीक है। एक और बात है यहाँ पर, वो रिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, वो रिजाइन भी कर सकते हैं ऑफिस छोड़ने के लिए। किसको रिजाइन करेंगे, वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज देंगे, ठीक है। अपना जो लेटर है रेजिग्नेशन लेटर कहाँ पर भेजेंगे, वो प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इनको नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए आगे अगला हमारा जो टॉपिक है इसी के अंदर वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी हमने देख लिया एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट हो गए हमारे कंप्लीट, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हमने स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में अगर आपको बताया जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब फॉर्म होगा, एज सुन एज द पीएम स्वर्न इन, जैसे ही पीएम शपथ लेते हैं तुरंत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिए जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा शपथ ग्रहण जो समारोह होता है वहां पर पीएम पहले शपथ लेते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके साथ साथ शपथ लेते हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट पीएम के स्वर्न इन करते ही क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बना दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है अकॉर्डिंग टू 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है देखिए, आर्टिकल 75 1 का ए पार्ट स्टेट करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारे हैं, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो 15% से ऊपर नहीं हो सकते, ठीक है, टोटल लोकसभा के मेंबर से। यानी लोकसभा में आपका जितना सीट है उसमें से ये बोल रहे हैं कि भाई टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की है उसमें से 15% से ज़्यादा ये नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। जितनी भी उस टाइम पे स्ट्रेंथ है प्रेजेंट, ठीक है, टोटल नहीं प्रेजेंट, तो 15% आप उसमें सिर्फ बना सकते हैं, 15% से ऊपर वो नहीं जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कौन कहता है, 91st अमेंडमेंट में किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए 3 कैटेगरीज के होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। 3 कैटेगरीज इन द सेंस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जिनके पास एक कैबिनेट होता है, जिनको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है भाई। 3 टाइप के हो गए, फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड, कैबिनेट मिनिस्टर के बाद आते हैं हमारे पास सेकंड, दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड के अंदर हम देखते हैं, देखिए ये आएंगे हमारे पास डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है भाई, क्या होगा, डिप्टी मिनिस्टर्स। तो हमारे पास 3 टाइप के मिनिस्टर हो जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हम देखेंगे। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, इनके पास अपना एक डिपार्टमेंट होता है, खुद का एक कैबिनेट होता है, ठीक है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर, इस प्रकार से इनके पास अपना एक खुद का कैबिनेट होता है, ठीक है। ये इंचार्ज होते हैं रियल पॉलिसी मेकर, जो जितना भी पॉलिसी बनाना है उसके अंदर ये ही बनाएंगे, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर आर पावरफुल इन दीज टर्म्स। सेकंड आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को देखिए क्या होता है, इनको कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर कोई भी डिपार्टमेंट दे दिया जाता है इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनको एक डिपार्टमेंट दे दिया गया कि आपको सीबीएसई का जो सिस्टम है वो बनाना है, या फिर उसके अंदर बच्चों की जो एजुकेशन ऑनलाइन सिस्टम उसमें कुछ करना है, तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे कि आपको ये डिपार्टमेंट संभालना है इस टॉपिक से रिलेटेड। समझ रहे हैं कि भाई टॉपिक के अंदर जो छोटे छोटे सब टॉपिक होते हैं उनमें से एक इनको दे दिया गया, ठीक है, कि आपका ये डिपार्टमेंट है, आप इसको संभालिए। उसके बाद आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स को देखिए ये असिस्ट करते हैं किनको,
कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को, इन दोनों को असिस्ट करने में हेल्प करते हैं, एक तरीके से असिस्टेंट होते हैं इनके, ये इनको असिस्ट करते हैं पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है। बट रियल पॉलिसी मेकर कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए एक व्यक्ति कितने दिन तक मिनिस्टर रह सकता है? दैट इज 6 months इफ एंड इफ ओनली। कंडीशन सुनिएगा, ऐसे ही आप पहले ही मत लिखिएगा 6 month। अगर वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, उसको 6 महीने तक मिनिस्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने इलेक्शन नहीं जीता, वो वहाँ का मेंबर नहीं है लोकसभा का, तो वो सिर्फ 6 महीने तक क्या रह सकता है? मिनिस्टर। उसको इलेक्ट होना होगा वहाँ पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोबारा बोलते हैं, पर्सन रिमेन कर सकता है विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ एनी हाउस। एनी हाउस मीन्स राज्यसभा एंड लोकसभा। किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक वो क्या रह सकता है भाई? मिनिस्टर, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला टॉपिक है हमारा द प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव के अंदर ही नेक्स्ट पार्ट है द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर देखिए मोस्टली अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर ही है। सो यहां पर इनको बोला जाता है, देखिए इनको बोला भी जाता है प्राइमस इंटर पेरेस। प्राइमस इंटर पेरेस, देखिए इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। फर्स्ट अमंग इक्वल्स मीन्स ये सभी इक्वल माने जाते हैं। अभी मेंबर है ये हाउसेज के, राज्यसभा है, लोकसभा के, लेकिन ये उनमें से फर्स्ट है, ठीक है। ये सब इक्वल हैं, जितने भी हमारे मंत्री वगैरह हैं, मेंबर हैं, उनमें ये फर्स्ट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना याद रखिएगा, प्राइमस इंटर पेरेस। आगे इनके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पर मेन बात है कि ही इज द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ही इज द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया की जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके हेड होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट लगा लीजिए। अगला पॉइंट है देखें इसके बाद, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट एक्चुअली एक्सरसाइज बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा क्या है कि जितना भी हमारे इंडिया का एग्जीक्यूटिव पावर है वो वैसे तो किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में, बिकॉज एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट है। बट प्रेसिडेंट किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं? प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं करेंगे प्रेसिडेंट नहीं कर सकते कुछ भी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके अंडर होते हैं? पीएम के अंडर। सिंपल, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। प्रेसिडेंट इनके साथ, इनके कहने पर काम करेंगे और ये पीएम के कहने पर। तो ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में पीएम का रोल है, ठीक है। अगला पॉइंट है सी पॉइंट। देखिए सी पॉइंट यहां पर क्या बोल रहे हैं कि भाई आर्टिकल 75, आर्टिकल जो हमारा 75 है वो क्या बोलता है कि पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 75 आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सो आपका आंसर आ जाएगा आर्टिकल 75, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। देखिए प्लानिंग कमीशन होता है, वैसे आज के टाइम पर नीति आयोग है, ये बात ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब इसको बदल के क्या बना दिया गया है? नीति आयोग, ठीक है भाई। नीति आयोग बना दिया गया। इसके हेड कौन होते हैं? पीएम इसके क्या होते हैं भाई? हेड या चेयरपर्सन कहें, हेड ऑफ नीति आयोग इज पीएम, या फिर हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो पीएम ही इनके हेड हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारे पास, देखिए कि राज्यसभा का भी अगर मेंबर है तो भी पीएम बन सकता है वो व्यक्ति। एंड दूसरी बात, पीएम कितने महीने तक रह सकता है? अगर किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं है तो वो रह सकते हैं 6 महीने तक। कब तक भाई? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। सेम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे अप्लाई होता है, सेम यही अप्लाई होता है कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक वो पीएम रह सकते हैं अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिएगा। अभी आप इनको नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पावर्स और फंक्शंस क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पावर एंड फंक्शंस को हम पढ़ेंगे इसके अंदर। लेट्स सी। सबसे पहला है, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उनका पावर क्या है भाई। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उनको हम करते हैं कंपेयर,
तो पावर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये देखिए एडवाइस भी करते हैं, और अगर वो कहना ना माने, वो अगेंस्ट जाए, तो उनको क्या बोल सकते हैं कि रिजाइन कर दीजिए आप, ठीक है। अगर वो रिजाइन भी ना करे तो प्रेसिडेंट को ये बोल सकते हैं कि इनको हटा दीजिए, ठीक है। अब इनको क्या कर दीजिए, डिसमिस कर दीजिए इनकी पोस्ट से, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है प्रेसिडेंट के साथ इनका पावर का क्या रिलेशन है, क्या इनके फंक्शन है। प्रेसिडेंट को ये क्या करते हैं, एडवाइस, प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करते हैं कि जो चेयरमैन होते हैं हमारे वेरियस सरकारी इंस्टीट्यूट्स के, फॉर एग्जांपल है यूपीएससी है, हमारे सीएजी वगैरह एक्सेट्रा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी में। इनको, इनके जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए क्या बोलते हैं, एडवाइस ये करते हैं कि इनकी जो चूज करने का जो मीटिंग होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस कि आप इनके चेयरमैन को यहाँ पर इनको बनाइए चेयरमैन, ठीक है, इस प्रकार से। अगला है सी कि भाई लोकसभा, मान लीजिए लोकसभा को कब बुलाना है, कब स्थगित करना है, समन कब करना है, प्रोड्यूक कब करना है, इसकी एडवाइस भी कौन देता है, पीएम। किसको, ये एडवाइस भी दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। लास्ट है देखिए जो डी है हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भाई कहना नहीं मान रही है, तो हमने स्टडी कर लिया। इसके बाद देखते हैं सेकंड जो हमने देखा था वो था प्रेसिडेंट के साथ पावर की, वो एडवाइस कर सकते हैं चेयरमैन वगैरह अपॉइंट करने के लिए। उसके बाद हमारे लोकसभा की समन कर सकते हैं, प्रोड्यूक कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, ओके। इसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है, डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या बताता है भाई, डी पॉइंट हमें बताता है कि भाई कब लोकसभा को डिसॉल्व करना है, कब लोकसभा को डिसॉल्व करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बिकॉज है तो इससे रिलेटेड, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कब लोकसभा को आप डिसॉल्व करेंगे। इसका एडवाइस भी कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर। किसको भाई, प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें आप पजल मत होए, आराम से इनको स्टडी करें। अभी नोट करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। यस देखिए द एग्जीक्यूटिव के हमारे लास्ट 2 टॉपिक बचते हैं, आज हमारा द एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा। देखिए एक अगला टॉपिक है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोस्ट नहीं है, कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में इनका, बट इनको इसलिए बनाया जाता है ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस। तो हमारे इंडिया के पहले डिप्टी मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे सरदार पटेल। इनके बाद देखिए काफी लोग बने हैं, मोरारजी देसाई है, ठीक है, जगजीवन राम है, ओके, लाल कृष्ण आडवाणी है, एल.के. आडवाणी एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस। बट मेन बात क्या है कि ये कोई पोस्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात हमारे लिए क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, ठीक है। इसके बाद जो हमारी अगली पोस्ट आती है एग्जीक्यूटिव में, वो है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल देखिए पहले लीगल ऑफिसर होते हैं, अगर कानून केस चल रहा है तो लॉ से रिलेटेड जितनी बातें होंगी इनसे वो की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस होंगे हमारे, या फिर कहीं पर भी स्टेट ऑफ इंडिया इंक्लूड है, तो जितने भी केसेस है कौन संभालेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है कि ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्वालिफिकेशन इनकी होनी चाहिए, तब जाके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये बनेंगे। और कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76। बट कुछ कंडीशन है, देखिए ये किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते या फिर कोई और पोस्ट नहीं ले सकते, बट ये अपनी जो लीगल ये यहाँ पर जॉब कर रहे हैं कोर्ट में वो कर सकते हैं, प्राइवेट, अपना प्राइवेट लीगल जॉब ये जो कर रहे हैं अपनी, ठीक है, प्रैक्टिस बोलेंगे हम इसको, ठीक है, ये अपना कर सकते हैं। इसके लिए इनके लिए ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। बट अगर इंडिया का स्टेट ऑफ इंडिया कहीं पर शामिल है केस में, तो वहां पर कौन लड़ेगा केस भाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो मेरे हिसाब से आपको द एग्जीक्यूटिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।